हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सो आज अपन पढ़ेंगे आरसी सर्किट। ध्यान रखिएगा, ये आरसी सर्किट डीसी सोर्स वाला है, यानी कि इसके सवाल आपको कैपेसिटर चैप्टर में और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मिल सकते हैं। ये एसी सोर्स वाला आरसी सर्किट नहीं है, ये ध्यान रहे। तो देखिए बेटा, आरसी सर्किट में क्या क्या होता है ये हमें आज देखना है। इसमें थ्योरेटिकली समझना है कि इसमें डेरिवेशन कैसे किया जाता है, और साथ साथ ये देखना है कि इसके सवाल कैसे किए जाएंगे। तो देखिए, आरसी सर्किट का मतलब क्या है। रजिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा डीसी सोर्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां पे एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, इसे हमने एक बैटरी से विद द स्विच कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ईएमएफ है ई, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है सी, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि आखिर किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, आफ्टर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन नहीं है, यानी कि कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी में यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, क्योंकि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और इस रजिस्टर के थ्रू करंट की वैल्यू क्या है, आई है। इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्यू है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि हम सब लोगों को पता है अगर डीसी सर्किट में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तो जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट को भेजना बंद कर देगा, डीसी करंट को भेजना बंद कर देगा। ये किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं ए, इसे लिख देते हैं बी, इसे लिख देते हैं सी, और इसे लिख देते हैं डी। तो हमें एक लूप में घूमना है और देखना है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे कितना चार्ज आएगा। तो हम ए से घूमेंगे, बी, फिर सी, फिर डी, और फिर ए। ये एक लूप हमने कंसिडर कर लिया है। ध्यान रहे, सर्किट में करंट जो है वो अभी फिलहाल क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो बताइए, ए पॉइंट से अगर हमें चालू करना है तो हमें लिखना होगा वी ए। यहां से जब आप यहां जाओगे तो बैटरी के छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हैं, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो हमें लिखना होगा प्लस ई। हम पोटेंशियल लिखते जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस ई। यहां से जब आप यहां जाओगे तो कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जंप मार रहे हैं, यानी कि हाई से लो पे जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल घट रहा है। तो कितना घट रहा है, हमने पढ़ा है Q बराबर सी वी, तो V बराबर कितना होगा, Q बाय सी। लेकिन चूंकि ये घट रहा है तो प्लस Q बाय सी नहीं होगा, बल्कि माइनस Q बाय सी होगा। तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ Q बाय सी। अब जब आप रेजिस्टेंस में मूव करते हैं तो रजिस्टर में ध्यान से देखिए, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है इनसाइड रजिस्टर। तो जब आप यहां से यहां जा रहे हैं, ओम्स लॉ सबने पढ़ा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है भाई, V बराबर आई आर। लेकिन ये आई आर प्लस में होगा या माइनस में, तो जवाब होगा माइनस में। क्यों, क्योंकि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ आई इंटू आर इज इक्वल टू वॉट, वी ए, क्योंकि हम ए पॉइंट पे दोबारा से पहुंच गए हैं। तो वी ए और वी ए को आप कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे लिखेंगे ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई के जगह पे हम सभी लोगों को पता है डी क्यू बाई डी टी लिखा जा सकता है। तो इसे लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि वी ए और वी ए कैंसिल हो चुका है। यहां पे अगर आप इस वाले पोर्शन को इस साइड भेज दें तो यहां पे क्या बनेगा, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सी ई माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू, इसको जब इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो चार्ज वाला पोर्शन है यानी कि डी क्यू, और यहां पे है सी ई माइनस क्यू, इसको एक साइड पे रखना है, बाकी को एक साइड पे भेज देना है। तो अगर आप ये आर को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, 1/RC। डी टी को इधर भेजेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा डी टी, तो क्या बन जाएगा ये, डी टी अपॉन आर सी। इसे इंटीग्रेशन करना होगा। अगर सी ई माइनस क्यू को इस साइड पे भेजें तो क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू। इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो लिमिट कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी हमें, 0 से लेकर के t तक,
क्योंकि वो इंटरमीडिएट टाइम t है, ध्यान रखिएगा वो स्टेडी स्टेट कंडीशन नहीं है। और यहां पे जो चार्ज की वैल्यू है वो 0 से लेकर के q तक, क्योंकि q ही हमारा क्या है, इंटरमीडिएट चार्जिंग कंडीशन है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/RC तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगा। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t, लिमिट बिठाएंगे तो t माइनस 0 t हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t अपॉन RC लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हमने इंटीग्रेशन पहले पढ़ रखा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, ln CE माइनस क्यू अपॉन माइनस ऑफ 1। ये -1 कैसे आया है, ये पुराना इंटीग्रेशन का मेथड है, मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर ये क्लियर नहीं है तो एक बार इंटीग्रेशन आप देख लीजिए। और इसमें हमें लिमिट लगानी होगी 0 से लेकर के q तक, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं एक बार बता देता हूँ साइड में कि इस इंटीग्रेशन को हमने कैसे किया है। जैसे अगर 1/ax प्लस b है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट। हालांकि वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है, यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ध्यान से देखिए बेटा, CE का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और माइनस ऑफ Q का डिफरेंशिएशन -1 होगा, इस वजह से ये ऐसा आया है। अब इसमें हमें लिमिट लगाना है। लिमिट लगाते ही क्या होगा पता है, लिमिट लगाते ही जो ये वैल्यू बनेगा, एक बार मैं लिमिट लगा करके आपको दिखा देता हूं। ये लिखा हुआ है t अपॉन RC इज इक्वल्स टू ln CE माइनस क्यू अपॉन -1। लिमिट क्या है, 0 से लेकर के q तक। ये -1 को इस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ t बाय RC इज इक्वल्स टू, अपर लिमिट लगाएंगे तो सेम वैल्यू होगा, तो ln CE माइनस क्यू माइनस ऑफ, जब q के जगह पे 0 रखोगे तो क्या बनेगा, ln CE, ठीक है। ln m माइनस ln n ln m बाय n होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ln CE माइनस क्यू अपॉन CE। अब यहाँ पे बेस में क्या लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, तो इस बेस के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, CE माइनस क्यू अपॉन CE इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ऑफ t अपॉन RC। इसमें CE अपॉन CE तो 1 हो जाएगा, है ना। और ध्यान दीजिए Q बराबर CV होता है, तो फाइनल जो चार्ज है उसे हम लिख सकते हैं C इंटू ई, है ना। तो जहां जहां पे CE है वहां पे कैपिटल Q आप रख सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि CE बाय CE 1 हो जाएगा, माइनस Q अपॉन कैपिटल Q, कैपिटल Q हमने CE से रिप्लेस किया है, इज इक्वल्स टू व्हाट, e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। हमारा काम क्या था, Q को निकालना। अब ध्यान से देखिए, ये Q बाय कैपिटल Q इस तरफ आएगा और ये कचरा इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC इज इक्वल्स टू Q अपॉन कैपिटल Q। बस फाइनल रिजल्ट आ गया। कैपिटल Q को जैसे ही हम इस साइड भेजेंगे तो स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल Q 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC। ये वाला रिजल्ट हमें ध्यान रखना है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर के केस में। अब बच्चा ये पूछता है कि हम इस इक्वेशन का करें क्या, है ना। अब ध्यान से सुनिए बिल्कुल, जैसे ही ये इक्वेशन को यहां पे लिखा जाएगा, आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, करंट आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, करंट एट एनी इंटरमीडिएट टाइम इज इक्वल्स टू, ये Q को अगर अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q माइनस Q इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय RC बनेगा। इस Q का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, फाइनल चार्ज की वैल्यू है वो, माइनस Q बाहर आ जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को पता है, e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e टू द पावर समथिंग तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन होता है। तो माइनस ऑफ t बाय RC का डिफरेंशिएशन
-1/RC बाहर आएगा और dt/dt 1 हो जाता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया Q/RC e⁻⁻t/RC। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा I बराबर, इस चीज को हम फाइनल करंट लिख सकते हैं I0 e⁻⁻t/RC। अब मजेदार बात क्या है इसमें, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप t बराबर 0 रखेंगे, दो केसेस आएंगे अपने पास, है ना। एक तो आएगा t बराबर 0 पे, और एक आएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी कि t बराबर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बेटा जैसे ही आप t बराबर 0 रखेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, I बराबर I0 हो जाएगा। और जैसे ही आप t बराबर इन्फिनिटी रखेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इनिशियली इस सर्किट में करंट बहुत ज़्यादा है या मैक्सिमम है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ से भी आपको दिखेगा, I वर्सेस टाइम का अगर आप ग्राफ बनाएं तो टाइम जब जब 0 है तो करंट की वैल्यू क्या है, I0। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि ऐसा। इसका मतलब सर्किट में जो है वो पहले करंट ज़्यादा होगा, और फिर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा करंट जो है वो कम होता जाएगा। इसका अब करना क्या है, अब ध्यान से देखिए बेटा, जब करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर कोई भी करंट को या चार्ज को आने से रोक नहीं रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज था ही नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि I बराबर I0, यानी कि मैक्सिमम करंट तब होगा जब आप कैपेसिटर को ये एज्यूम कर लेंगे कि वो एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि t बराबर 0 पे आपको कैपेसिटर को वायर से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस कैपेसिटर विथ अ वायर, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया। और सर्किट सॉल्विंग ऐसा कर रहे हैं हम। और t बराबर इन्फिनिटी पे जब करंट 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर को उड़ा सकते हैं हम। करंट 0 होने का मतलब क्या है कि सर्किट जो है वो ओपन है। तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर सर्किट सॉल्विंग यू कुड रिमूव कैपेसिटर एंड सॉल्व द सर्किट, अगर आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन की बात पूछी गई है तो। फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्किट है, ध्यान से देखिए, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों ही लगे हुए हैं। 4 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर है, 1 ओम का रजिस्टर है, 4 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड एंड 1 ओम, ये सारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं। हमें अगर पूछा जाए कि बताइए t बराबर 0 पे इसमें कितना करंट है, तो हमें दो कंडीशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया t बराबर 0। अभी हमने सिखाया आपको कि t बराबर 0 पे कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ वायर। तो t बराबर 0 पे जहां जहां पे सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है वहां वहां पे आपको सिंपल वायर बना देना है। इसका मतलब ये तो रहा 2 ओम का रजिस्टर, और इसके साथ जो कैपेसिटर था उसको वायर की तरह ट्रीट कीजिए। ये 1 ओम का रजिस्टर था, और यहां पे जब यही वायर बन जाएगा तो इस तरफ से तो करंट जा नहीं सकता है ना, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देख करके बताइए, ये 1 और ये 2 ये अपना आ गया पैरेलल में, है ना। दिख रहा होगा आपको शायद कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस ही दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये दोनों जो है वो पैरेलल में आ गए। ठीक है, पैरेलल में आ गए, इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट है ये इक्विवेलेंट हो सकता है R1 R2 by R1 plus R2, R1 R2 by R1 plus R2, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2/3। तो अगर हमें बैटरी से करंट पूछा जाए एट t बराबर 0, तो बैटरी से जब करंट पूछा जाए t बराबर 0 पे, तो करंट का तो सिंपल सा फॉर्मेट हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है कि EMF अपॉन रेजिस्टेंस। तो EMF कितना है, 4 बटा रेजिस्टेंस कितना है, 2/3। 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर हो जाएगा। तो t बराबर 0 पे सर्किट से जो करंट है वो आ जाएगा 6 एम्पियर। अब अगर पूछा जाए बताइए स्टेडी स्टेट कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में इसी सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा, तो भाई t बराबर इन्फिनिटी पे या टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, इसे ही हम स्टेडी स्टेट कंडीशन कहते हैं, यानी कि फुल चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। और जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए इट मीन्स कि अब उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, और जिस भी एलिमेंट से करंट फ्लो नहीं करता है उसे हम सर्किट से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो फेंक देंगे फिर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा बैटरी, 4 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ था, सॉरी यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ था
ये तो लगा रहेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ और यहाँ के बीच में जो कैपेसिटर है इसको हम उड़ा देंगे, यानी कि ये ओपन सर्किट हो गया, तो इस रजिस्टर में करंट जाएगा ही नहीं। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है इसको तो मान लेते हैं। और अब क्योंकि ये जो कैपेसिटर है इसको तो उड़ा दोगे ठीक है, लेकिन करंट इस तरफ से तो फ्लो कर ही सकता है, तो ये 1 ओम का रजिस्टर है, इसके साथ यहाँ पे भी एक 1 ओम का रजिस्टर है। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ और यहाँ के बीच में एक कैपेसिटर था जिसको हमने रिमूव कर दिया, और फिर यहाँ और यहाँ के बीच में एक कैपेसिटर था जिसको हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए इस सर्किट में आपको शायद दिखता होगा कि करंट जो है वो यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे पहुंच जाएगा। तो इस बार जो है वो करंट दोनों रजिस्टर से सेम जा रहा है, इट मीन्स कि दे आर इन सीरीज कनेक्शन। तो 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आएगा। तो अगर हमें करंट निकालना हो तो करंट एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी और t टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन, दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे चूंकि सीरीज में है, 1 और 1 2 होता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एमीटर एक लगा देते हैं आप, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो एमीटर में स्टार्टिंग में रीडिंग आएगी 6 एम्पियर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू 6 एम्पियर से घटते घटते फाइनली 2 एम्पियर पे रह जाएगी, और ये फाइनल 2 एम्पियर पे ही रहेगा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पे पूछा जाता है कि क्या 6 से 2, 2 से 6 ऐसा चलेगा, नहीं, स्टार्टिंग होगा 6 से और फाइनली 2 एम्पियर होगा, एंड देन फिर 2 एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। इसके जो सवाल हैं वो अब आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।